हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हमें आना भी चाहिए। ये 11th क्लास में भी कवर होगा और जो दूसरी इग्नू वगैरह के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी कवर होगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ और बाकी बोर्ड्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। और तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली अ लॉस ऑफ वैल्यू। लॉस ऑफ वैल्यू किस चीज की वैल्यू लॉस होती है? ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की, फिक्स्ड एसेट, उसकी वैल्यू में कमी आती है। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो कुछ टाइम बाद जब उसको बेचें तो उसी प्राइस पे नहीं बेच सकते, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये जो वैल्यू कम हुई है दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अगर कोई हमसे मीनिंग पूछे तो हम क्या बताएंगे? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके 4 कॉजेस हैं हमारे पास। पहला है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नॉर्मल वेयर एंड टेयर यानी जब हम नॉर्मली किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे अगर हमने कोई गाड़ी खरीदी है तो जैसे जैसे हम उसे चलाएंगे तो उसमें फर्क पड़ने लग जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में भी। वो नई है तो कुछ स्क्रैचेस भी लग सकते हैं। ये नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से जो वैल्यू कम होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, वो एक कॉज है हमारा। और दूसरा कॉज क्या हो सकता है? दूसरा कॉज हमारा हो सकता है ऑब्सोलेसेंस। इसकी स्पेलिंग मुझसे हमेशा भूल जाता हूं मैं। तो ऑब्सोलेसेंस मतलब ये जनरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लाइक पहले घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, जब कलर आए तो उनकी वैल्यू गिर गई। फिर कलर टीवी के बाद एलसीडी आए तो एलसीडी की वजह से उन कलर टीवीज की वैल्यू गिर गई, टीएफटी वालों की। और जब एलईडी आ गए, ओएलईडी आ गए तो उसके बाद उनकी भी वैल्यू गिर गई। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी जब एक चीज अपग्रेड नहीं हुई है तो उसकी वैल्यू अपने आप नई चीज की वजह से कम हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्सोलेसेंस। तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम। रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम यानी कि टाइम की, अगर तुमने कोई गाड़ी खरीदी उसे नहीं भी चलाओ, वो टाइम के साथ रखा रखा भी उसकी वैल्यू गिरती रहेगी। और लास्ट होता है हमारे पास नेचुरल कॉजेज, या जिसे नेचुरल कैलामिटीज भी कह सकते हैं। लाइक अगर कोई भूकंप आ गया तो उसकी वजह से किसी बिल्डिंग का को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी वजह से भी उस मकान की कीमत गिर जाएगी। कोई गाड़ी है, जैसे अभी उत्तराखंड में जब 2016 में वो आई थी, बाढ़ आई थी, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां बह गई थी, तो उन गाड़ियों की वैल्यू एकदम से गिर गई क्योंकि वो डैमेज हो गई। तो नेचुरल कॉजेज की वजह से भी ऐसा हो सकता। तो ये 4 कॉजेज हैं हमारे जो तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हो, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कॉजेज हमने पढ़ लिए। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन के मेथड के अकॉर्डिंग होता है। और डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो जनरली जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ 2 हैं। एक आता है जिसे हम प्यार से एसएलएम बोलते हैं और दूसरा इसका डीबीएम। एसएलएम का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। इसी का दूसरा नाम भी है और इसी को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और इसी का एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म हम क्या लिखेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी का दूसरा नाम भी आता है एक और, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इनमें से, इन दोनों मेथड में से कोई एक हमारे पास आएगा एग्जाम में। तो सबका मीनिंग एक ही है, स्ट्रेट लाइन हो या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट हो या ओरिजिनल कॉस्ट, सबका मीनिंग एक ही है। तो पहले इन दोनों के बीच का एक फर्क मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं, एसएलएम का। अब इनके नाम तो तुम्हें पता लग गए हैं, तो मैं ये मिटा देता हूं, बस यही रहने देता हूं, एसएलएम और डीवीएम। अच्छा, इसका एक नाम और था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या नाम था? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी इसके भी 3 नाम है पूरे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या फर्क है? सपोज करें हमने एक मशीन खरीदी, 2 मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी एक, और दूसरी मशीन भी 1 लाख रुपए की खरीदी, लेकिन एक पे हमने लगाया एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन और दूसरे पे लगाया 1 लाख रुपए पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। और ये खरीदी हमने कब? 1 अप्रैल 2016 को। कब खरीदी? 1 अप्रैल 2016 को खरीदी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 10% पर एनम। तो ये कौन सी डेट पे हमने खरीदी? 1/4/2016 को। 10% डेप्रिसिएशन, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बन रहा है क्योंकि बिगिनिंग में ही खरीद ली हमने, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 1/4/2017 में जब इसका नया बैलेंस आएगा वो कितना होगा? 90,000। 31 मार्च 2017 या फिर 1 अप्रैल 2017 बैलेंस बीडी एनसीडी का। तो इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ये भी हमने इसी डेट पे खरीदी है, डेप्रिसिएशन लगाया। पहले साल का डेप्रिसिएशन दोनों ही मेथड में सेम होता है, 90,000। अब स्ट्रेट लाइन का मेथड है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी हर बार, यानी अगली साल भी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 10,000 ही लगेगी। यानी कि अगली साल वैल्यू कितनी बची? 2018 में। लेकिन यहां पर ओरिजिनल नहीं, यहां पर बोलता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन लगना है। तो यानी कि 2017 में हमारे पास ये बैलेंस है, तो इस पे इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,000। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 81, जबकि यहां कितनी बची है? 80,000। और ये वैल्यू कौन सी डेट को आई? 1/4/2018। अब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? इस पे 8100 लगेगा। तो यानी कि 00 और ये 9 72,900 1/4/2019 को। जबकि यहां पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? यहां पे तो फिर भी 10,000 ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? ये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची? 70,000। तो तुम देख रहे हो कि दोनों मेथड में हम लगाएं डेप्रिसिएशन तो उनका रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगती है, इसमें कम लगती है क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन या तो इस मेथड से आएगा या इस मेथड से आएगा, यानी डीबीएम से या एसएलएम से। ट्रीटमेंट इजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहां पे बच्चों को जिस चीज को लेके आता है वो सिर्फ डेट्स को लेके आता है, वो सिर्फ डेट्स को लेके आता है। और दूसरा, वो अलग अलग डेट्स पे बेच सकते हैं उसको, तो अलग डेट पे बेचेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन भी ध्यान रख लेना। डेप्रिसिएशन बिल्कुल टाइम के हिसाब से लगना है, टाइम के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पे ये मशीन मैंने खरीदी 1/4/2016 को, अगर मैंने 1/4/2016 की जगह 1/10 को खरीदी होती तो यहां डेप्रिसिएशन 10 नहीं लगता, फिर 5 लगता। फिर कितना लगता? 5,000 आधे साल का। लेकिन अभी मैंने 4 ही माना है, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे डेट्स का पंगा। तो भाई इतना समझ लो, हमने मशीन या जो भी एसेट जितने टाइम यूज किए सिर्फ उतने ही टाइम का डेप्रिसिएशन लगाते हैं हमेशा। तो ये था फर्क दोनों मेथड्स का, एसएलएम का और डीबीएम का। ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में आएगा जरूर किसी भी हाल में, तो इसलिए इसकी तैयारी करके रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है,
एक क्वेश्चन बच्चों को शुरू में ही, चाहे वो टीएस से करें चाहे डीके कोएल से करें, उसमें एक क्वेश्चन उनको शुरू में जो पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। तुम्हें जनरली क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेट गिवन ना हो और वो तुमसे बोले कि अब निकालो डेप्रिसिएशन, अब लगाओ, तो उस केस में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन ध्यान रख लेना। और ऐसा रेट वो सिर्फ तुम्हें एसएलएम में नहीं देगा, डीबीएम का जब भी केस होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, उसमें हमेशा तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा ऑलवेज। ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना टीएस में ना डीके में, जिसमें डीबीएम का रेट मिसिंग हो। रेट सिर्फ किसका मिसिंग हो सकता है, एसएलएम वाले में। तो ये जो फॉर्मूला लगाना है सिर्फ एसएलएम में, डीबीएम में नहीं लगाना। वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा तुम्हारे सामने, पर फिर भी याद रख लेना दिस इज ओनली फॉर एसएलएम। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अब हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और उस पे मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए सपोज करो 20,000, और ये मशीन 5 साल में यूज करूंगा। कितने साल, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 5 साल है, और 5 साल के बाद ये मशीन 20,000 रुपए की बिक भी जाएगी। ठीक है, कितनी बिक जाएगी, 20,000 रुपए की बिक जाएगी। तुम अगर इसे ज्यादा मानना चाहते हो तो ज्यादा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो तुम इसे ऐसे मान लो 40,000 की बिक जाएगी। तो हमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो डेप्रिसिएशन निकालना इस तरीके से कि ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि जितने में हमने खरीदी है। और तो ध्यान रख लेना, जब भी फर्स्ट टाइम मशीन खरीदने से, जर्नल में भी तुमने पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम मशीन को जब भी खरीदते हैं, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना खरीद रहे हो, जब भी खरीदेंगे प्लस में उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस और जितने भी अदर चार्जेस होंगे फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले तक, वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 20,000 भी जुड़ जाएगा। फॉर्मूला बता रहा हूं फिलहाल तो मैं, और यहां स्क्रैप वैल्यू ध्यान रख लेना, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू सारे एक ही वर्ड है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्क्रैप वैल्यू, ऐसे भी बोल सकता है वो, और इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोल सकता है, रेजिडुअल वैल्यू, और इसका तीसरा नाम भी है साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, SALVAGE, साल्वेज वैल्यू। तो इन सब में नाम मतलब इसका एक ही है, और मतलब इसका काम एक ही है कि लास्ट में कितने की बिकेगी, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 1 लाख की खरीदी थी, प्लस में 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसके इंस्टॉलेशन के, तो हमारे लिए कितने की पड़ी वो, 1,20,000 की, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 साल, तो डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। तो ये तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया। अगर वो गलती से क्वेश्चन में रेट पूछ ले तो रेट कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें मालूम है कि रेट कितना आएगा, 16,000 इसका डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ये लेकिन ध्यान रख लेना, ये जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 16% या जो भी परसेंटेज लगाएंगे वो अपना जो मैथ्स का फॉर्मूला होता है रेट निकालने का उसके हिसाब से लगा लेंगे। ओके, तो अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें, मशीनरी अकाउंट बनाने को आएगा जनरली तुम्हें, तो वो हम कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, टीएस का ही क्वेश्चन है कि 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी, प्लस में 40,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए, और 10 साल चलेगी, 50,000 और 10 साल चलेगी। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपए, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बताया, तो डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन
कैसे निकलेगी, अभी बताया था ओरिजिनल वैल्यू 4.5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई कितने साल चल रही है, 10 साल, तो यानी कि 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 40,000 रुपए हर साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास। कहता है मशीनरी अकाउंट बना दो फॉर 3 ईयर्स, मशीनरी अकाउंट बना दो फॉर 3 ईयर्स। तो ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी बनाने को नहीं आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना भाई, हमें बिल्कुल ईजी है, जैसे अकाउंट बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। और ये अमाउंट का कॉलम, ये एलएफ, ये हमारा डेट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये एलएफ और ये हमारा डेट का कॉलम। तो पहला कॉलम डेट का, देन पर्टिकुलर्स, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं बस। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और ये अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। और ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट, और बनाना है हमें 3 साल के लिए। क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है इसलिए तुम डेट लिखोगे नहीं, मगर मैं तुम्हारी आसानी के लिए डेट बता देता हूँ, 1/4/2016 को ही है मान लेते हैं। तो हम पहली एंट्री जब बनाते हैं, कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, तो एंट्री क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा। तो तुम देख रहे हो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है, और ये मशीनरी अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी, 4.5 लाख रुपए। कौन सी डेट को, 1/4/2016 को। तो ये हमने एंट्री भी कर दी। अब साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है, तो साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को। तो यहां लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन, कितनी हमने कैलकुलेट कर ली है, 40,000। तो 40,000 डेप्रिसिएशन लगा दी, और कुछ आइटम हमारे पास है नहीं, एक ही मशीन है हमारे पास, तो हम इसको क्लोज करेंगे। 4.5 लाख और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बचा 4,10,000 रुपये। ये क्या है हमारे पास, बाई बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन, इसी डेट पे होगा। अब यही बैलेंस हमारे लिए 1/4/2017 को टू बैलेंस बीडी कितना है, 4,10,000। अब फिर डेप्रिसिएशन लगेगी इसकी, कौन सी डेट पे, 31/3/2018 बाई डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रखी है हमने, एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 है। फिर इसको क्लोज करेंगे, 4,10,000 रुपए, 4,10,000 रुपए, और ये बैलेंस हमारे पास कितना बच जाएगा, बाई बैलेंस सीडी, और ये बचेगा 370। और ये अगली साल के लिए 1/4/2018 टू बैलेंस बीडी कितना, 370। और फिर डेप्रिसिएशन लगेगी 31/3/2019 को, क्योंकि उसने 3 साल का बनाने को बोला है, 2 साल का हमने बना लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन कितना, 40,000 हमें मालूम है, 40,000 लगाया और फिर इसको क्लोज किया, 370 और 370, और ये बचा अब हमारे पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस, और सॉरी एक मशीनरी का बैलेंस, यानी इस डेट पे हमारे पास कितने की मशीनरी है, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। और ये 1/4/2019 को बस इतना लिख के छोड़ देंगे, टू बैलेंस बीडी 330। ये बना हमारा मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। अब इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी हमारे पास, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा। ये सिर्फ ऐसे कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर की थियरी बेस समझ लो, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है गाइस, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय।